तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। किस तरीके से फिल्में बनाई जाती हैं, किस तरीके से उनको बेचा जाता है, कैसे कमाई की जाती है, ये सब बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ जो हैं वो इंडिया में ही बनाई जाती हैं। ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए तो 1500 से 2000 मूवीज़ हर साल 20 अलग-अलग भाषाओं में बनाई जाती है। इनमें लो बजट मूवीज़ होती हैं, मीडियम बजट होती हैं और मेगा बजट मूवीज़ भी होती हैं। बहुत लंबे समय तक या कहूँ जब से इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है, इसमें हिंदी फ़िल्मों का मार्केट शेयर जो था, वो सबसे ज़्यादा होता था। अब इसका स्थान जो है वो तेलुगु इंडस्ट्री ने ले लिया है, लेकिन जितनी फ़िल्में भी भारत में बनती हैं, उनका लगभग 16% ही हिंदी मूवीज़ होती हैं, लेकिन मार्केट शेयर उसका बहुत ज़्यादा होता था। मोस्टली हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का जो मार्केट शेयर होता था, वो 45% के अराउंड में ही रहता था। इसके बाद में तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री आते थे जिनका लगभग 13-14% रहता था। हॉलीवुड का अगर कहें तो 10-15% और बाकी सारा का सारा जितनी लैंग्वेजेस रीजनल होती हैं बाकी सब होती हैं उनका भी 10-15% शेयर। पैंडेमिक के बाद में ये जो मार्केट शेयर था ये बाकी सब के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी घट जाता है, 27% पे आ जाता है, जबकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये 29% तक पहुंच जाता है। मतलब अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ चुकी है मार्केट शेयर की अगर बात की जाए तो। अगर हम साउथ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उनका शेयर पहले 36% हुआ करता था जो कि 2019 के बाद में 59% हो गया। मतलब साउथ की जो मूवीज़ हैं उनका मार्केट शेयर अब 59% हो गया। हिंदी मूवीज़ उतनी ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं होल्ड कर पा रही। अब बात अगर करें पैसा कमाने की तो वो चाहे साउथ की मूवी हो, चाहे हिंदी मूवीज़ हो, चाहे कोई और रीजनल हो, पैसा कमाने का मॉडल और पिक्चरें बनाने का मॉडल सेम ही होता है। किसी भी मूवी को बनाने के 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है डेवलपमेंट, फिर प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन और लास्ट में पोस्ट प्रोडक्शन। पहली स्टेज मतलब मूवी का डेवलपमेंट। ये वो स्टेज होती है जिसमें किसी भी मूवी का जन्म होता है। मतलब उसकी स्टोरी लिखी जाती है, उसके बेस पे उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं। जब एक मूवी की संरचना की जाती है वो होती है पहली स्टेज डेवलपमेंट की। इसके बाद की स्टेज में होता है प्री प्रोडक्शन, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि फिल्म की मेन कास्ट क्या होगी, हीरो हीरोइन वगैरह विलन वगैरह कौन होंगे। उसके बाद सपोर्टिंग कास्ट देखी जाती है कि माँ बाप भाई बहन वगैरह कौन होंगे, कैसे होंगे। इसी के साथ में जो शूटिंग के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, क्रू होते हैं, जैसे कैमरा वगैरह हो गया, उसके अलावा भी बहुत हैवी मशीनरी लगती है। सिर्फ कैमरे से ही मूवी नहीं बन जाती, और भी बहुत सारी मशीनरी होती है जो उसमें इस्तेमाल की जाती है। इसमें बहुत बड़ा एक क्रू होता है मूवी बनाने के पीछे, उनको हायर किया जाता है। कई लोकेशंस होती हैं जहाँ पे शूटिंग करनी हो, उन लोकेशंस को फाइनलाइज किया जाता है। वहाँ पे अगर कोई परमिशंस चाहिए तो वो परमिशंस ली जाती हैं, इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो कराने होते हैं, आने जाने का अरेंजमेंट कराना, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब प्री प्रोडक्शन में आती हैं। इसके बाद आता है मूवी बनाने का तीसरा पार्ट, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वो स्टेज होती है जिसमें मूवी कागज से निकल के ज़मीन पे आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो एक स्टोरी थी, जो एक कहानी लिखी गई थी, किरदार गढ़े गए थे कि हाँ ये इंसान ये बोलेगा, वो इंसान वो बोलेगा, ऐसी घटना होगी, ये फाइट होगी, यहाँ प्यार का सीन होगा, वो सारी की सारी चीज़ें पिक्चराइजेशन किया जाता है उनका, और वो मूवी बन के तैयार होती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक डायरेक्टर के दिशा निर्देश में होती हैं। इसके बाद लास्ट में आता है पोस्ट प्रोडक्शन। किसी भी फ़िल्म के शूट के पूरा हो जाने के बाद में उसमें एडिटिंग करना, साउंड इफ़ेक्ट्स डालना और कोई एनिमेशन वगैरह है वो डालना, उसकी कटिंग करना, सब कुछ करके जो सिनेमा हॉल में आप जिस रूप में मूवी को देखते हैं, उस पे तैयार करना कहलाता है पोस्ट प्रोडक्शन। और ये ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं, इन सब में शुरू से लेकर एंड तक के पूरे प्रोसेस में डायरेक्टर का हाथ रहता है। चाहे वो स्टोरी में कोई बदलाव करने हो, चाहे वो एक्टिंग किस तरीके से करनी हो, चाहे बाद में कौन सा सीन काटना है, कैसे करना है, इन सब में डायरेक्टर का मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब जो मूवी की मैंने चारों स्टेज आपको बताई, उन चारों स्टेज में हर जगह पैसा तो लगता ही है। चाहे पहली स्टेज में राइटर वगैरह को पैसे देने हों, दूसरी स्टेज में इक्विपमेंट, क्रू, कैमरा वगैरह जो कुछ भी है उसके लिए हो, एक्टर्स वगैरह की फ़ीस हो, तीसरे में
जो एक्टिंग कर रहे हैं उनका बेसिकली लोकेशन का खर्चा, ये सब वगैरह, और चौथे में कहा जाए तो पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन वगैरह कुछ भी कहा जाए, तो हर एक स्टेज में पैसा खर्चा होता ही है। ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए तो एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी बनाने में 50 करोड़ तक का खर्च आता है। अगर मैं कहूँ मेन स्ट्रीम मूवीज की, तो ऐसा नहीं कि हर एक को बनाने में 50 करोड़ का खर्चा आता है। सबसे सस्ती जो बॉलीवुड मूवीज थी जो हिट हुई थी, वो उनमें से एक है भेजा फ्राई। ये 2007 में आई थी। इसको बनाने में लगभग 60-70 लाख रुपए का खर्चा आया था और इसने लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। इसके सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर थे, सुनील दोषी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी मूवी की अगर बात की जाए, हिंदी मूवी की, तो वो है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। इसको बनाने में लगभग 375 करोड़ रुपए लगे थे और इसने 431 करोड़ के अराउंड की कमाई करी थी। तो जैसा कि मैंने पहली मूवी के बारे में बताया जिसमें 60-70 लाख रुपए लगे हैं, ये कोई एक बंदा भी अफोर्ड कर सकता है कि हाँ भाई कोई एक ही बंदा पैसा लगा दे, पूरी की पूरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों स्टेज में टोटल मिला के 60-70 लाख का खर्चा आ रहा है। एक इंसान भी लगा सकता है, कोई करोड़पति बंदा अगर है तो वो लगा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए 375 करोड़ की, तो शायद फिल्म इंडस्ट्री के ही बहुत बड़े बड़े हीरोज भी एक मूवी के अंदर इतना बड़ा अमाउंट ना लगा सकें। यहाँ पे आते हैं प्रोडक्शन हाउसेस। इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जैसे धर्मा प्रोडक्शन है, स्टार स्टूडियोज हो गया, रेड चिलीज हो गया। तो ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो मूवी बनाने में पैसा लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मूवी बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट हाथ जो होता है वो होता है डायरेक्टर का, क्योंकि उसे हर स्टेज पे रहना होता है। एक्टर जो है वो सिर्फ अपना पार्ट निभाएंगे, एक्टिंग करेंगे, चले जाएंगे। जो स्टोरी राइटर हैं वो स्टोरी लिखेंगे, उनका काम खत्म हो गया। एडिटिंग वाले सब कुछ हो जाने के बाद में आते हैं पिक्चर में और एडिटिंग करते हैं। लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो शुरू से लेकर एंड तक हर एक जगह पर रहता है। जब फिल्म की स्टोरी लिखी जा रही होती है, उसमें कुछ बदलाव करने हैं, वो डायरेक्टर अपने स्टोरी, अपने थिंकिंग के हिसाब से करेगा। एक्टिंग किस तरीके से की जाएगी ये वो अपने हिसाब से करेगा। लोकेशंस कौन सी होनी चाहिए वो डिसाइड करेगा। इवन जो पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा होता है, एडिटिंग वगैरह में किसका सीन काटना है, क्या करना है, एडिटर्स के साथ में मिलके वही डिसाइड करते हैं। जब एक मूवी बन के तैयार हो जाती है, पहले उसकी रील्स आया करती थी, बड़ी बड़ी बक्से में उनकी फिल्म हुआ करती थी। आज की डेट में तो माइक्रोचिप में और उन सब में भी आ जाती है। जब पूरी मूवी तैयार हो जाती है तो डायरेक्टर उस मूवी को सौंपता प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर उस मूवी को लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम होता है कि चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे टीवी हो, आज के ज़माने में कहा जाए ओटीटी हो, इन सब जगहों पे इसके राइट्स को बेचना। डिस्ट्रीब्यूटर्स ही होते हैं जो मूवी की पब्लिसिटी करते हैं, इसके राइट्स को, जैसा मैंने बताया, सिनेमा घर या काफ़ी जहाँ पे भी रिलीज़ हो रही है वहाँ पे उसको बेचते हैं। अगर टीवी, पहले तो टीवी पे उसका प्रीमियर हुआ करता था, जब उसके राइट्स बेचे जाते थे कि पहली बार टीवी पे आ रही है तो वर्ल्ड टीवी प्रीमियर बोला जाता था उसको। आज की डेट में भी होता है कई जगह, बट ओटीटी के इतने ज़्यादा वो आ चुके हैं आज की डेट में ऑप्शंस। कुछ मूवीज़ आज की डेट में डायरेक्ट ओटीटी पे भी रिलीज़ होती हैं, तो वो कैसे, कितने में बेची जाएंगी, क्या किया जाएगा, ये सब काम जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर का ही होता है। आज की डेट में अगर कहा जाए तो बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जैसे यशराज हो गए, धर्मा हो गए, रेड चिलीज, ये बड़े बड़े यही वाले हैं। तो इन सब के अपने अपने खुद के ही डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि धर्मा प्रोडक्शन ने कोई मूवी बनाई है तो वो अब किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को जाके बोलेगा भाई मेरी मूवी बेचो। रेड चिलीज की कोई मूवी बनी हुई है तो वो कहेंगे किसी और को जाके, वो खुद के ही प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सारे सिनेमा घर और बाकी जगहों से वो खुद ही डील करते हैं। अब बात की जाए मूवी हिट या फ्लॉप क्यों कही जाती है, ये डिपेंड करता है उसकी कमाई पे। अब मूवी की कमाई का क्या मतलब है, इसे अगर समझाना चाहूँ तो जैसे आप सिनेमा हॉल जाते हैं, जो भी मूवी आप देख रहे हैं उसका टिकट खरीदेंगे। अब इस टिकट प्राइस में जितना उसका प्राइस होगा उसके हिसाब से इस पर जीएसटी लगता है। अगर 100 रुपये से कम का टिकट है तो 12%, और 100 रुपये से ऊपर का होने पर 18% जीएसटी लगता है। अब जो टिकट है उसमें जो टिकट का प्राइस, टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के जो टोटल आ रहा है, वो जितना भी निकल के आता है उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इसमें से टैक्स हटाने के बाद में जो बचता है उसे कहा जाता है नेट कलेक्शन। नेट कलेक्शन अगर मूवी के बजट से ज़्यादा है तो वो मूवी हिट है। अगर नेट कलेक्शन मूवी के टोटल खर्चे से कम रह गया तो वो मूवी फ्लॉप है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100 करोड़ लगा किसी मूवी को बनाने में और उसका नेट कलेक्शन 101 करोड़ भी हो गया तो उसे हिट माना जाएगा। वहीं अगर वो 90 करोड़ रह गया तो फिर फ्लॉप माना जाएगा।
यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि मूवी का टिकट जो होता है उस पे लगने वाला जीएसटी दो टाइप का होता है। एक होता है स्टेट का एसजीएसटी और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी। तो जैसे आपने आपने सुना होगा कि आज की डेट में बोला जाता है कई मूवीज़ को कि इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, इस स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया, इस स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया। तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जीएसटी का जो स्टेट टैक्स वाला पार्ट है 6 से 9% के अराउंड में होता है वो हट जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स तब भी उस टिकट पे लगता ही है। मेनली अगर कहा जाए सरकार को मूवीज़ से जो कमाई होती है वो यहीं से होती है कि जो टैक्स लग रहा है जीएसटी उनके टिकट्स पे। ओटीटी के आने के बाद में ये वाली कमाई उनकी नहीं हो पाती। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो प्रोड्यूसर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सेम कंपनी के ही हों। हो सकता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर अलग हों। तो इनके बीच में पैसे को लेके अलग अलग तरीके की डील होती हैं। पहला तरीका होता है कमीशन बेसिस का। इसमें प्रोड्यूसर मूवी देता है डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर उसको जाके बेचता है, जो भी उसके बाद उसकी ओवरऑल कमाई होती है उसी वो पैसा जो होता है वो दोनों में आपस में बांटा जाता है। कुछ कमीशन होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है और बाकी पैसा प्रोड्यूसर को मिलता है। इसमें सारा का सारा खर्चा जो पब्लिसिटी वगैरह का होता है, सब चीज़ों का होता है, वो सारा प्रोड्यूसर का ही होता है और रिस्क भी सारा प्रोड्यूसर का ही होता है, क्योंकि जब तक मूवी कमाई नहीं करेगी, हिट नहीं होगी, तब तक उसका पैसा रिकवर नहीं होगा। दूसरा होता है मिनिमम रॉयल्टी प्लान। इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर जब डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी देता है तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर उस मूवी के राइट्स बेचने के लिए एक फिक्स अमाउंट प्रोड्यूसर को दे देता है कि मान लो 100 करोड़ की मूवी है तो डिस्ट्रीब्यूटर ने 40 करोड़ प्रोड्यूसर को पहले ही दे दिया। अब 60 करोड़ बचा है। अब 40 करोड़ का रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, 60 करोड़ का रिस्क प्रोड्यूसर का हो गया। पिक्चर अब हिट हो या फ्लॉप हो, दोनों के ऊपर ही वो चीज़ डिपेंड करती है। पहले वाले में सारा रिस्क प्रोड्यूसर का था, दूसरे वाले में दोनों का बराबर रिस्क होता है। तीसरा तरीका जो होता है उसमें प्रोड्यूसर अपनी मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच ही देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद उस मूवी के ऊपर, उसके पैसों के ऊपर प्रोड्यूसर का कोई हक नहीं रह जाता। जैसे कोई 1 करोड़ में प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर कर रहा है कि मैं आपको 2 करोड़ दे रहा हूँ, आप ये मूवी मुझे बेच दो। उसने बेच दी तो प्रोड्यूसर को तो 1 करोड़ का फायदा हो गया। लेकिन अब जब वो डिस्ट्रीब्यूटर उस मूवी को रिलीज करता है, बाकी सिनेमाघर्स में बेचता है और उसके जो पैसे आते हैं, मान लो वो फ्लॉप हो गई, उसने 2 करोड़ की खरीदी थी, वो 50 लाख ही कमा पाई, तो पूरा 1.5 करोड़ का लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का हुआ, प्रोड्यूसर फिर भी 1 करोड़ के फायदे में। लेकिन अगर वहीं पे वो पिक्चर सुपर हिट हो गई, 50 करोड़ कमा लिए उसने, तो ऐसे सिचुएशन में प्रोड्यूसर को वो 1 करोड़ पे ही सबर करना पड़ता है। बाकी 48 करोड़ जो होता है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है। आज की डेट में बहुत ही कम ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो इस तीसरे नंबर की ऑप्शन को ऑप्ट करें, क्योंकि प्रोड्यूसर शुरू से इन्वॉल्व होता है किसी मूवी को बनाने में। वो हालांकि काम सारा डायरेक्टर कर रहा होता है, लेकिन पैसा पूरा का पूरा प्रोड्यूसर का लगा होता है, रिस्क उसी का होता है। अगर उसे उस स्टोरी पे भरोसा ना हो, डायरेक्टर पे भरोसा ना हो, एक्टर पे भरोसा ना हो, तो वो उस मूवी को बनाएगा ही क्यों। जो भी इंसान मेहनत करके मूवी बनाता है वो तो यही सोचता है कि वो मूवी हिट होगी। तो अगर वो हिट हो जाएगी तो जो भी कमाई होती है वो सब प्रोड्यूसर ही रखना चाहते हैं, वो रिस्क उस चीज़ का लेना नहीं चाहते। इस तरीके का सबसे बड़ा नुकसान कैसे होता है, इसका मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा राज कपूर जी की कल्ट क्लासिक मेरा नाम जोकर। आपने भी शायद इस मूवी का नाम सुना ही होगा। इस मूवी को राज कपूर जी ने ही बनाया था, वही इसके प्रोड्यूसर थे। इनकी कंपनी थी आरके फिल्म्स, उसी ने इसको प्रोड्यूस किया था और इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी आरके फिल्म्स ही थे। इसको बनाने में सारा का सारा पैसा राज कपूर ने लगाया था और लगभग 1 करोड़ रुपए आई थी इस मूवी की टोटल कॉस्ट। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो ये मात्र 80 लाख ही कमा पाई थी। सो जैसा मैंने हिट और फ्लॉप वाला फंडा समझाया था, 1 करोड़ बनाने में लगा और 80 लाख कमाए, तो ये मूवी फ्लॉप मानी जाती है। इसके बाद जब इसको इंडिया से बाहर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचने की बात आई तो सोवियत रूस होता था उस समय, उसके एक डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको जब खरीदने की बात कही तो राज कपूर जी ने इसको वो मूवी 15 लाख में बेच दी। कोई रॉयल्टी वगैरह का एग्रीमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा भाई 1 करोड़ लगाया था, 80 लाख कमाया है, 15 लाख और मिल जाएगा तो 5 ही लाख का लॉस हुआ। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि अभी रॉयल्टी करने बैठे फिर कमाई नहीं हुई, 2-4 लाख 5 लाख मिले, 10-15 लाख का नुकसान हो जाएगा। उस समय पर 10-15 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी, तो इसीलिए इन्होंने पूरे राइट्स जो थे वो 15 लाख में उसको बेच दिए। अब जो सोवियत का डिस्ट्रीब्यूटर था उसने 1972 में जब इस मूवी को रशिया में रिलीज किया तो वहां पे ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
सिर्फ सोवियत रूस में इसने 16.81 करोड़ रुपए की कमाई करी। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1000 करोड़ की कमाई करी इस मूवी ने। तो बनाने में लगा था 1 करोड़ और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 17 करोड़ कमा चुकी थी। लेकिन इससे राज कपूर जी को एक भी रुपया नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये राइट्स पूरे के पूरे उस डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिए थे। सारा पैसा जो था वो कमाया उस डिस्ट्रीब्यूटर ने। खैर, वापस आते हैं अब अपने इस बिजनेस मॉडल के ऊपर। कोई भी मूवी किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, वो डिस्ट्रीब्यूटर इसको आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भारत में अलग अलग हिस्सों को हिंदी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स में बांटा गया है। 11 सर्किट हैं पूरे के पूरे भारत में, जिनमें भारत को बांटा गया है मूवी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो ये मूवीज सब डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और सब डिस्ट्रीब्यूटर जाके बात करता है सिनेमा हॉल के मालिकों से या उनकी जो कंपनी होती है उनसे। इनको जो सिनेमा हॉल मालिक हैं और ये हैं, इनको एग्जिबिटर्स कहा जाता है। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो एग्जिबिटर्स होते हैं इनके बीच में मेनली इस बारे में बात होती है कि मूवी को स्क्रीन कितने दिए जाएंगे, क्योंकि इसी के बेस में इनका रेवेन्यू शेयरिंग जो होती है वो डिसाइड होती है। भारत में बेसिकली 2 तरीके के स्क्रीन होते हैं, एक सिंगल स्क्रीन और एक मल्टीप्लेक्स। सिंगल स्क्रीन मतलब एक सिनेमा हॉल हो गया जहाँ पे सिंगल स्क्रीन होता है, एक ही स्क्रीन पे दिखाई जाती है मूवी। वहाँ पे मोस्टली 25-75 की डील होती है, मतलब कि जो भी टिकट से प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें से 25% जो है वो हॉल के मालिक का रहेगा और 75% जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाएगा, जो ऑब्वियसली बाद में डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर वगैरह पहुंचेगा। दूसरा होता है मॉल में बने हुए मल्टीप्लेक्स। यहाँ पे रेशियो अलग होता है। यहाँ पे जो रेशियो होता है वो इवन वीकली बदलता भी रहता है। मोस्टली अगर कहा जाए तो फर्स्ट वीक में 50-50% का रेशियो रहता है कि 50% सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और 50% मल्टीप्लेक्स के मालिक के पास। और हर एक हफ्ते के साथ में ये शेयर सब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कम होता जाता है। मतलब फर्स्ट वीक में अगर 50-50 था, सेकेंड वीक में 60-40 हो जाएगा, थर्ड वीक में 70-30, थर्ड वीक में आते आते सिनेमा हॉल वाला 70% रखेगा और सब डिस्ट्रीब्यूटर 30%। लेकिन इसका आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी कमाई करनी होती है किसी मूवी को वो पहले के 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में ही कर लेती है। ओपनिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। शुरू का 3 दिन मोस्टली वीकेंड को ही रिलीज होती है, तो वीकेंड वाले या किसी फेस्टिवल वाला जो शुरुआत के 2-4 दिन 5 दिन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 हफ्ता गुजर गया, उसके बाद थोड़ी कमाई कम होती है, 2 हफ्ते बाद और कम होते हैं, 3 हफ्ते बाद तो मोस्टली 3-4 हफ्ते बाद 5 हफ्ते बाद तो आजकल OTT पे आ जाती है। इस तरीके से जो पैसा है वो आपके पास से सिनेमा हॉल वाले के पास, सिनेमा हॉल वाले के पास से सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से प्रोड्यूसर के पास पहुंचता है। आज के ज़माने में अगर बात की जाए तो जो भी टॉप एक्टर्स हैं, शाहरुख है, सलमान है, आमिर है, ये सब अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेज भी ओन करते हैं। जैसे शाहरुख जी का रेड चिलीज है, तो अगर मान लो ये अपने प्रोडक्शन हाउस की मूवी कर रहे हैं तो खुद ही की मूवी है, क्या ही फीस, उसमें तो फिर जो पूरा पैसा है वो उनका ही रहेगा, प्रोड्यूसर ही वही है, तो पूरा पैसा उन्हीं को मिलेगा, फीस की तो क्या ही बात करोगे। लेकिन अगर वो किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस की मूवी में भी काम करते हैं तो ऐसे में ये आज की डेट में सिर्फ फीस नहीं लेते, ये इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट में भी शेयर मिले। ऐसा इस वजह से है क्योंकि बहुत लंबे समय से आप ये देख ही रहे हैं कि जो मूवीज चलती हैं वो मोस्टली हीरो के नाम पे ही चलती हैं, कि शाहरुख खान की मूवी है या सलमान खान की मूवी है, मोस्टली फैंस के बेस पे चलती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मूवी का कहानी या बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन आप नाम अगर किसी मूवी का सुनेंगे तो आप सबसे पहले अट्रैक्ट होंगे उस हीरो की वजह से। हाल ही में आई अगर मूवी में जवान की बात करूं तो नो डाउट उसमें शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल मूवी है, कई 100 करोड़ कमा ली उसने। लेकिन उसी मूवी में अगर शाहरुख की जगह दूसरा कोई हीरो होता, मान लीजिए विद्युत जामवाल होते, तो शायद वो मूवी उतना बिजनेस नहीं करती, शायद क्या 100% उतना बिजनेस तो नहीं करती, क्योंकि ब्रांड वैल्यू की बात आ जाती है, स्टार वैल्यू की बात आ जाती है। आप शाहरुख का नाम देख के मूवी देखने जाएंगे, बाद में पता चलेगा अच्छी है या बुरी है। अच्छी है तो और हिट हो जाएगी, बुरी है तो फिर भी 100 बिजनेस तो कर ही लेगी। तो इस वजह से आज की डेट के जितने भी मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो मोस्टली प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर ही काम करते हैं।
आमिर खान की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग पे ही काम करते हैं, वो फीस वगैरह नहीं लेते, वो सीधे सीधे बात करते हैं कि भाई मूवी फ्लॉप हुई तो मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, हिट हो गई तो 50 से 60% मैं रखूंगा, ऐसा माना जाता है। सलमान खान भी मोस्टली प्रॉफिट शेयरिंग पे ही काम करते हैं। उनकी एक मूवी आई थी सुल्तान, उस मूवी ने लगभग 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था यशराज फिल्म्स के लिए, जो उसके प्रोड्यूसर थे। उस मूवी में सलमान खान ने 50% की प्रॉफिट शेयरिंग पे काम किया था, मतलब उनकी थोड़ी उन्होंने फीस ली थी और बाकी 50% उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉफिट शेयर लूंगा। तो सिर्फ एक सुल्तान मूवी से उन्हें लगभग 80 करोड़ रुपए एज ए फीस मिला था प्रॉफिट शेयर के तौर पे। तो ये होता है पैसों का पूरा वर्क, कि हीरो पैसे कैसे कमाते हैं, मूवी कैसे बनती हैं और वो कैसे आप तक पहुंचती हैं और आपके पैसे कैसे उन तक पहुंचते हैं। आज का एपिसोड यहीं तक, अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।